पैंडेमिक का समय है ना, लोग अपना फायदा ढूंढेंगे और कस्टमर बनोगे तुम। ठीक, बहुत बढ़िया। डे बाउंड या फिर वीक बाउंड या फिर मंथ बाउंड होना चाहिए, यानी कि तुमको ऐसा बिल्कुल ये समझने की जरूरत नहीं कि भैया आपके 11th के लिए वीडियोस नहीं आएंगे। हेलो एवरीवन, कैसे सभी लोग? आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज मुझे पता है आप में से बहुत सारे बच्चे जो है क्लास 11th में हैं और वेट कर रहे थे कि भैया आप क्लास 11 का वीडियो डालोगे। लेकिन यार, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी कि मैं तुम्हें थोड़ा समय दे रहा हूँ यार कि यार फिगर आउट करो हमें क्या करना है जीवन के अंदर, आगे जाके हमें क्या करना है, हमने क्या सोच रखा है। ठीक है, लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये बता दूं कि यार तुमको ऐसा बिल्कुल ये समझने की जरूरत नहीं कि भैया आपके 11th के लिए वीडियोस नहीं आएंगे। 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर, अब चूंकि यार तुम्हारी एग्जाम जो है वो कैंसिल हो गए, सब कुछ एकदम से आ गया तो मुझे भी थोड़ा सा प्रिपेयर करने में समय लगा, लेकिन 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर अप्रॉक्स बहुत बड़ा धमाका होने वाला है। ठीक है, एंड जितने भी क्लास 11 के बच्चे, मुझे पता है कि तुम वेट कर रहे हो कि कुछ कंटेंट आएगा, फिर कुछ वीडियोस आएंगे। हाँ आएंगे, ठीक है, बस थोड़ा समय मुझे दो, कुछ 1.5 हफ्ते का समय दो, मैं चीजें सारी अरेंज कर रहा हूं एंड आपका 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर जो धमाका है, ऐसा जो बिल्कुल खतरनाक तूफान सा जो है वो आने वाला है। ठीक है, बहुत बढ़िया, तो ये चीज मैंने क्लियर कर दी। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो किस बारे में भैया? आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 10 की प्रिपरेशन को लेकर कि जो बच्चा अभी अभी क्लास 10 में आया है, जिस बच्चे ने अभी अभी क्लास 10 में ऐसे ऐसा पैर रखा है, 2021-22 सेशन वाले बच्चे, यार उनका जो पूरा साल है, पूरे साल क्या करना है और क्या नहीं करना है। क्योंकि यार एक चीज मैं तुमको बता दूं कि यार ये वाला जो हमारा साल है ना, वो भी काइंड ऑफ हमें दिख रहा है कि ऑनलाइन जा रहा है, हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है और धीरे धीरे सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो रहा है इस पैंडेमिक के कारण। ठीक, आज हम बात करने वाले हैं इन टॉपिक्स के ऊपर जो कि आपको सामने आपकी स्क्रीन पर दिख रहे हैं। ये सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं इन पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक है व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, फिर विच बुक्स टू रेफर, फिर है शुड यू जॉइन अ कोचिंग, फिर है कैन आई स्कोर 98% इन क्लास 10, हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी, और एक और एडिशनल पॉइंट है शुड यू मेक अ टाइम टेबल। अब मुझे पता है यार कि आप में से बहुत सारे बच्चे क्लास 11th में हैं जो कि ये वीडियो देख रहे हैं। मैं यार तुमसे रिक्वेस्ट करूंगा और एक सीनियर होने के नाते मैं अगेन तुम लोगों से ये चाहूंगा कि तुम अपने जूनियर्स को एक टिप दो, एक सलाह दो जो तुमने इस पूरे साल में एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं यार तुमने पूरी बैच एक्सपीरियंस की है, इन एंड आउट, और इसी पैंडेमिक में एक्सपीरियंस की है। सो यार एक सीनियर होने के नाते सारे क्लास 10 वाले बच्चों के लिए, ठीक, मैं चाहूंगा कि हर एक बच्चा जो कि क्लास 11 में और ये वीडियो देख रहा है वो एक ना एक कॉमेंट नीचे जरूर से ड्रॉप करे। और इसी के साथ साथ अगर आप नए हैं चैनल के ऊपर तो मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब, वो लाल बटन को प्रेस करके, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया कि 11 के लिए कंटेंट आएगा ना, वैसे ही मैं बता रहा हूँ कि 10 के लिए भी और कंटेंट आएगा और 9 के लिए भी और कंटेंट आएगा। बट इफ यू हैवंट सब्सक्राइब, मेक श्योर यू डू। बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। अब यार एक सबसे बड़ा सवाल जो कि होता है ना, वो होता है व्हेन टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, यानी कि हमारी प्रिपरेशन भैया कब चालू करनी चाहिए। क्या ये जरूरी है कि हम आज से प्रिपरेशन चालू करें, यानी कि इसी डेट से प्रिपरेशन चालू करें तो ही हमारा जो है वो सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा? देखो, इसका कोई भी फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। ठीक, और ऐसा पहली बात, अगर तुमको कोई ऐसा बोलता है कि तुमको बोर्ड एग्जाम के अंदर रोज के 10-10 घंटे पढ़ना पड़ता, तो ऐसा होता नहीं, क्योंकि प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल भी नहीं होती। कोई बोलता है 6-6, 7-7 घंटे रोज पढ़ना पड़ेगा, नहीं होता ऐसा। ठीक, प्रॉब्लम यार ये है कि बहुत सारे लोग ना कितने घंटे हम पढ़ रहे हैं उसको इक्वेट करते हैं हमारा सिलेबस कितना कंप्लीट हुआ उससे। सीन ये यार कि अगर तुम 2 घंटे क्वालिटी से लगाते हो और अगर एक चैप्टर खत्म करते हो, और वही एक व्यक्ति अगर 10 घंटे लगाता है और वही चैप्टर कंप्लीट करता है, तो तुम उससे ज्यादा आगे हो, क्योंकि यार उस व्यक्ति ने पढ़ने में 10 घंटे लगाए और काम जो उसको आउटपुट मिला उसके काम का वो उतना ही मिला जितना तुमको 2 घंटे में मिला। तो इसका कोई भी फिक्स्ड आंसर नहीं होता है। लेकिन ये चीज तुम पिछली बैच से सीख सकते हो कि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि बच्चे आखिरी के टाइम पे प्रिपरेशन चालू करते हैं, आखिरी के 2 से 3 महीने के अंदर मैक्सिमम बच्चे जो है प्रिपरेशन चालू करते हैं। लेकिन यार तुम्हें ये डिसाइड करना है कि वो आखिरी के 2 महीने में तुम्हें प्रिपरेशन करनी है या फिर वो आखिरी के 2 महीने में तुम्हें रिविजन करना है। जो भी मैंने अभी बोला वो पिछली वाली जो बैच है वो बहुत अच्छी तरीके से रिलेट कर पा रही होगी। तो वही है यार कि अगर तुम आज की डेट से पढ़ना चालू करते हो तो तुमको कोई भी ये नहीं बोल रहा है कि तुमको 10 चैप्टर एक साथ करना है। और यही एक पॉइंट है जो कि मैंने बाद में डिस्कस किया है। पॉइंट इसके, अगर तुम रोज का 1 से 1.5 या फिर 2 घंटे भी पढ़ रहे हो, रोज डेली कंसिस्टेंटली, तो कोई भी तुम्हें नहीं रोक सकता अच्छे मार्क्स स्कोर करने से, क्योंकि तुमने कंसिस्टेंटली पूरे साल पढ़ाई की है। अब अगर यार तुमको एक पहाड़ जैसे सिलेबस को तोड़ना है, मान लो अगर तुमको पहाड़ को ही तोड़ना है तो सिर्फ एक हथौड़ा मारने से काम नहीं चलता। सिमिलरली अगर तुमको इतना बड़ा सिलेबस याद रखना है तो तुम्हारा एक रिवीजन से काम नहीं होगा, मल्टीपल रिवीजन करने पड़ते हैं।
और वो समय तब मिलेगा जब हमारा सिलेबस समय पर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सिलेबस कंप्लीट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तुमको कोई भी नहीं कह रहा है कि तुमको बस एक दिन के अंदर एक चैप्टर निपटाना, नहीं तो नहीं हो पाएगा। नहीं, एक चैप्टर के अंदर सब टॉपिक्स इसीलिए होते हैं, एक ही टॉपिक के अंदर सारी चीजें नहीं होती हैं। ठीक, तो एक चैप्टर को पहले तो चंक्स में डिवाइड मारो, है ना। एक चैप्टर है उसके लिए 5 दिन लो, कोई तुम्हें इनिशियली ये नहीं कह रहा है कि तुमको 2 दिन में निपटाना है। एक चैप्टर है 5 दिन लो, आराम से करो, लेकिन प्रिपरेशन ऐसी हो उस पर्टिकुलर टॉपिक की जो तुमने आज पढ़ा है कि अगर कोई रात को तुम्हें 2 बजे उठा के भी ये चीज पूछ ले कि मुझे बता फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन क्या है, तो तुम उसको फट से बता दो। ठीक है, प्रिपरेशन हो, तगड़ी हो, कंसिस्टेंट बेसिस पे हो, लेकिन तुम्हारा रोज का समय इतना नहीं जा रहा जितना तुमने सोचा था। ठीक है, और यही ताकत होती है कंसिस्टेंसी वर्सेस फिनिशिंग द सिलेबस इन जस्ट 1 और 2 डेज वाली। ठीक है, बहुत बढ़िया। ऑल राइट, तो अभी हम बात करने वाले हैं विच बुक्स टू रेफर इस पर्टिकुलर पॉइंट पर। देखो यार, ये एक सबसे कॉमन और बहुत फेवरेट क्वेश्चन होता है 10th क्लास के बच्चों का, जो अभी 10th क्लास में आते हैं, क्योंकि यार बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि उन्हें कौन सी बुक इस्तेमाल करनी चाहिए, और बहुत सारे बच्चे जो है वो एक्साइटेड होते हैं कि उन्हें कौन सी बुक यूज करनी चाहिए। दोनों ही केस में यार आपको मिसगाइड किया जा सकता है। अगर कोई आ जाकर तुमको ये बोल देना कि यार ये बुक तो करनी होती है क्लास 10th के लिए, तो तुम फेल हो जाओगे, तो उसकी बात मान लोगे, क्योंकि तुम्हें कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है उस चीज का। लेकिन यार मैं तुमको अगर एक चीज बताऊं, बहुत ही सिंपल और बहुत ही लॉजिकल, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें एक रेफरेंस की जरूरत है, ठीक है, तो सिर्फ कोई एक रेफरेंस उठाओ और पूरे साल भर उसी को इस्तेमाल करो। वेदर इट बी इन साइंस, वेदर इट बी इन सोशल साइंस और इट बी इन मैथ्स, कोई एक ही रेफरेंस उठाओ और वही साल भर इस्तेमाल करो। अगर तुम हर महीने नई रेफरेंस लेकर आओगे ना, तो उससे होगा कुछ नहीं, बस घर में ना बुक्स का ऐसा ढेर बन जाएगा, और वो देख के और डर लगेगा कि यार इतनी सारी बुक्स तो लेकर आया, मैंने पढ़ा कहीं से भी नहीं है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट सिर्फ इतना है कि अगर तुम्हें लगता है कि रेफरेंस तुम्हें हेल्प की है 9th क्लास में, ठीक है, रेफरेंस पढ़ के जो है तुम एनसीईआरटी की लैंग्वेज इजीली समझ पाए, तो तुम एक रेफरेंस खरीद सकते हो। लेकिन सिर्फ कोई एक एग्जाम आइडिया, अरिहंत की आती है, ऑल इन वन आती है, ओसवाल की आती है, बहुत सारी बुक्स आती हैं। ठीक है, तुम कोई भी चेकआउट कर सकते हो, तुमको जो लगती है, जो रेफरेंस लगती है कि नहीं यार मेरी इस भैया ने यूज की थी और उनको ये काम आई थी, वो यूज कर लो। ठीक है, बट सिर्फ एक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक पुस्तक भंडार हमने घर पे खोल लिया, नहीं, सबसे गलत अप्रोच। ऑलराइट, पहली चीज। नाउ ये चीज यार बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एनसीईआरटी का जो दर्जा होता है ना, वो सबसे ऊपर का होता है। अब देखो यार, मैं एक बहुत ही सिंपल सी चीज बताता हूँ। एनसीईआरटी बुक तुम्हें प्रिस्क्राइब की गई है, तुम एनसीईआरटी बुक इस्तेमाल करते हो, स्कूल में भी तुम्हें एनसीईआरटी बुक लेने को कहा जाता है कि नहीं? बहुत बढ़िया। अब एक सीधी सी बात है यार, अगर कोई डॉक्टर किसी पेशेंट को कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब करके दे रहा है, तो वो मेडिसिन, तो वो जो पेशेंट है वो वही मेडिसिन लेगा ना। केमिस्ट के पास जाके वो जो प्रिस्क्रिप्शन है वो दिखाएगा और वही मेडिसिन लेगा। अगर क्रोसिन लेने का बोला है तो क्रोसिन ही लेगा। ठीक, बहुत बढ़िया। इसका मतलब यह है यार कि अगर जब तुम्हें कहा गया है कि एनसीईआरटी इस्तेमाल करना है तो करना है, इसके बाद अगर तुम्हें कोई रेफरेंस या फिर गाइड की इस्तेमाल मतलब की जरूरत पड़ रही है तो वो इस्तेमाल करो, बट पहले ये निपटाओ। ठीक है, अब आगे एक से 1.5 मिनट बाद में मैं मैथ्स की भी बात करूंगा कि क्या आरडी शर्मा करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए, उसकी भी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ पर यार बेसिकली 3 नहीं तो यहाँ पर कुछ 5 केसेस पॉसिबल हैं जो कि एक बच्चा अपनी 10वीं में फॉलो कर सकता है। पहला है एनसीईआरटी पढ़ना, दूसरा है एनसीईआरटी और रेफरेंस साथ में करना, तीसरा है सिर्फ रेफरेंस करना, चौथा है एनसीईआरटी भी करना, रेफरेंस बुक भी करना और साथ ही साथ में पीवाईक्यूज भी करना, और पांचवा है एनसीईआरटी और पीवाईक्यूज करना। इन सब में से तुम कोई भी अप्रोच लगाओ, मुझे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन ये वाला अप्रोच गलती से भी मत लगा देना। सिर्फ रेफरेंस पढ़ के यार प्रॉब्लम ये है ना कि रेफरेंस के अंदर होता सारा कंटेंट है, बट कुछ ऐसी माइन्यूट सी चीजें अगर एनसीईआरटी में है और अगर वो छूट गई है वहां पर तो दिक्कत होती है। ठीक है, और जनरली यार एनसीईआरटी के अंदर हर एक चीज तुम्हारी कवर्ड होती है। अब हम बात करते हैं मैथ्स की। ठीक है, अब हम बात करते हैं मैथ्स की। बहुत सारे बच्चों का एक सिंपल सा सवाल होता है, भैया क्या हमें आरडी शर्मा सॉल्व करनी चाहिए या फिर नहीं करनी चाहिए। देखो यार, आरडी शर्मा, अब यहां पर भी 2 केसेस हो सकते हैं। एक बच्चा ऐसा बच्चा है जो कि इस डर से मुझे ये पूछ रहा है या फिर ये क्वेश्चन उसके दिमाग में है कि कहीं उसका परसेंटेज ड्रॉप ना हो जाए मैथ्स में कम नंबर आने के कारण। तो वो बच्चा कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता और वो बच्चा ये चाहता है कि यार मुझे जो भी करना हो मैं करूंगा, बट मेरा नंबर कम ना है। दूसरा ऐसा बच्चा हो सकता है जो कि मुझे कहे नहीं भैया यार मुझे मैथ सॉल्व करने में बहुत मजा आता है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं आरडी शर्मा सॉल्व करूं। दोनों ही केसेस में अगर तुम्हें ये लगता, देखो पहली बात तो ये है कि अगर तुम एनसीईआरटी करते हो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करते हो तो तुम्हें कहीं ना कहीं यार 90 से 95% तुम्हारी श्योरिटी होती है कि तुम्हारा सिलेबस हो चुका है। क्योंकि जब तुम एनसीईआरटी करने के बाद में, अब एनसीईआरटी में भी यार सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स और बैक एक्सरसाइज, ठीक, जब यार आप ये दोनों साथ में करते हैं और इसके बाद में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप लगाते हैं तो आपका यार 90 से 95% कॉन्फिडेंस तो आ ही जाता है कि यार नहीं मैं अब कोई भी तरीके का क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूं। अब यार पॉइंट ये है कि अगर तुम ये चाहते हो कि नहीं भैया मुझे प्रैक्टिस करनी है, उस केस में पहले तुम एनसीईआरटी खत्म करो,
ठीक, एनसीईआरटी के सॉल्व्ड एग्जांपल्स और बैक एक्सरसाइजेस खत्म करो, ठीक है, और उसके बाद में आरडी शर्मा पे जंप करो अगर आपके पास में टाइम है, ठीक है, और अगर आपको लगता है कि नहीं अब मेरे बाकी चैप्टर्स भी हो चुके हैं, बाकी सिलेबस भी हो चुका है और अब मुझे मजे के लिए जो मुझे मजा मिलता है मैथ सॉल्व करके, उसके लिए मुझे अब आरडी शर्मा सॉल्व करनी है, यू आर गुड टू गो। लेकिन यार अगर आप ऐसे बच्चे हो जिसको लगता है कि नहीं भैया मैं सिर्फ इसलिए कर रहा हूं ताकि मेरा नंबर कम ना हो जाए, पहले एनसीईआरटी करो, ठीक है, वही चीज करो। लेकिन एनसीईआरटी करने के बाद में तुम जंप करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे, ठीक। जब आप एनसीईआरटी करने के बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे पहुंचते हो ना, तो आपको दिखता है कि यार 85 से 90% जो सवाल है वो आपके एनसीईआरटी के ही हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, फ्री में हमने अपलोड कर रखे हैं, ठीक है। बेसिकली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुक ही है, तो आप वो जाकर एक्सेस कर सकते हो, कंप्लीटली फ्री है, ठीक है। यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि यार ये क्वेश्चन तो सॉल्व्ड एग्जांपल्स का है, ये क्वेश्चन तो एक्सरसाइज नंबर 4 का है, ऐसी चीजें हैं। देखो अगर तुम्हारे पास में एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम है, तुम्हें कोई भी नहीं रोकेगा कि तुम कोई रेफरेंस को सॉल्व करते बैठो, क्योंकि उससे तुम्हें मजा भी आ रहा है, साथ में तुम्हारी प्रैक्टिस भी हो रही है। लेकिन अगर टाइम कंस्ट्रेन है तो उस केस में तुम पहले एनसीईआरटी ही करोगे और ये तो करना ही है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। अब कुछ बुक्स अगर तुमको लगता है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी है, तुमको जो लगती है उसमें तुम चेकआउट कर सकते हो और खरीद सकते हो, ठीक। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट पॉइंट है शुड यू मेक नोट्स। देखो यार ये जो नोट्स होते हैं ना, ये तुम्हारी फ्यूचर प्लानिंग है। मतलब भैया ये जो आपके नोट्स होते हैं यार, ये नोट्स आपको आज हेल्प नहीं करते हैं, ये नोट्स आपको हेल्प करते हैं आपकी एग्जाम टाइम पर। लेकिन भैया मैं तो क्या करता हूं ना कि एनसीईआरटी के अंदर ही मार्क कर देता हूं। यार ऐसा होता है कभी कभी कि उस मार्क्ड लाइन का आपको कहीं ना कहीं एक्सप्लेनेशन लिखना होता है, और वो एक्सप्लेनेशन फिर आप बुक में घिचड़ पिचड़ कर करके लिखते हो। एक केस वो हो सकता है, अगर तुम उस तरीके से पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हो तो कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि यार मुझे पूरे चैप्टर का एक स्पेसिफाइड नोट्स का फोल्डर चाहिए, ठीक है, तो एक प्रॉपर कॉपी बना लेना साइंस के लिए, सोशल के लिए, और है ना उसमें अपने नोट्स लिखा करना, ठीक है। सबसे बेस्ट तरीका है अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का, क्योंकि जब आप चैप्टर पढ़ते हो, खुद से नोट्स लिखते हो, आपका एक तरीके से 2 बार रिवीजन हो रहा है। और एग्जाम टाइम पे ना कोई भी बच्चा पूरी एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ता, क्योंकि इतना समय नहीं होता है। वो बच्चा उन नोट्स का इस्तेमाल करता है। तो जो नोट्स तुम आज अभी बनाओगे ना, वो तुम्हें 4-5 महीने बाद काम आएंगे, और आएंगे क्योंकि तुमने उस पूरे चैप्टर को इन नोट्स में समाप्त किया है पूरे कंटेंट के साथ में। तो यार आपके जो नोट्स होते हैं ना, वो लास्ट मोमेंट सेवियर्स होते हैं, आपको आखिरी के समय में बहुत हेल्प करते हैं। अब अगर आप चाहते हो बेस्ट नोट्स डाउनलोड करना, अगर आप चाहते हो कि भैया अगर हमें नोट्स मिल जाए तो अच्छा होगा, तो वो भी आपको मिल जाएंगे padle.in पर, ठीक। ऑलरेडी तुम लोगों के लिए काफ़ी मेहनत करके और काफ़ी कंटेंट रिसर्च करके जो है वो नोट्स डाले गए हैं, और ये डिजिटलाइज नोट्स हैं, iPad पर बनाए गए हैं, ठीक है। आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हो, इन्हें यूज़ कर सकते हो, इनमें भी आपको सारा कंटेंट देखने को मिल जाएगा। पॉइंट इज, जब आपके पास में आखिरी के समय में समय नहीं होगा ना, ध्यान से मेरी बात को सुनना, तब ये चीज़ें काम आएंगी। तो ध्यान रखना कि अगर तुमने अंडरलाइन कर रखा है, वेरी गुड, अगर वहां पर तुम मार्क करके चीज़ों को याद रख सकते हो, वेरी गुड। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्रॉपर डेफिनेशन के साथ में नोट्स चाहिए, तुम नोट्स एक्सेस कर सकते हो, या फिर तुम खुद से भी बना सकते हो। आई होप आई एम क्लियर ओवर हियर। अगला पॉइंट है शुड यू ज्वाइन एन ऑफलाइन कोचिंग। एक बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल 10th क्लास में आने के बाद में, ये एक सबसे कॉमन सवाल है कि भैया क्या मुझे कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए। अब मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स लिख रखे हैं। देखो यार सबसे पहली बात तो अभी चल रहा है पैंडेमिक, ठीक है। अब पैंडेमिक में यार हर एक व्यक्ति तुम्हारा इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा कि मैं इस बच्चे को यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इस बच्चे से इतनी फीस ले लेता हूँ, ठीक है, मैं इससे ये ले लेता हूँ, मैं इससे। बेसिकली यार पैंडेमिक का समय है ना, लोग अपना फायदा ढूंढेंगे और कस्टमर बनोगे तुम, ठीक। बहुत बढ़िया। नाउ माय पॉइंट इज, क्या ऑफलाइन कोचिंग आज की डेट में ऑफलाइन है? टेक्निकली देखा जाए तो नहीं, क्योंकि यार सारे इंस्टीट्यूशंस बंद है, स्कूल्स बंद है, तो सारी जो ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन कोचिंग जो है उन सबकी क्लासेस हो रही हैं ऑनलाइन। तो भाई साहब जब इतने लाखों रुपए हमने खर्च किए थे, वो इसीलिए किए थे ताकि हम एक ऑफलाइन कोचिंग में जाकर पढ़ सकें। लेकिन वो चीज़ तो अभी कहीं होती हुई दिख नहीं रही है इस रिसेंट समय में। तो मैं तुमको एक सलाह दूंगा। देखो एक और पॉइंट मैं बहुत इंपॉर्टेंट हाईलाइट करना चाहूँगा यहाँ पर, ठीक, और ये पॉइंट बहुत सारे बच्चे मिस कर जाते हैं। अगर तुम ये सोचकर एक कोचिंग ज्वाइन करते हो कि कोचिंग ज्वाइन करने के बाद में ऑटोमेटिकली तुम पर 98% का टैग लग जाएगा और तुम्हें 98% मिल जाएंगे, तो ये सबसे गलत मेंटालिटी। देखो यार एक कोचिंग के अंदर 500 लोग होते हैं, 600 लोग होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ 4 बच्चों के 90 या 95 या 98% आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने खुद से मेहनत की है। ये मेहनत वाला फैक्टर उन्होंने खुद ने डाला है, ठीक। तो ये नहीं कि हम सिर्फ चले गए आंख बंद करके बैठे और हमारे 98% आ जाएंगे, नहीं होता ऐसा, ठीक। और बहुत सारे बच्चों का ऐसा भी होता है कि वो पूरे साल में से मतलब कोचिंग ज्वाइन तो करते हैं बहुत ही जोश के साथ में, बाद में उन्हें रियलाइज होता है मुझे सिर्फ दिक्कत ना मैथ्स में आ रही थी, साइंस और सोशल तो मुझे आता है, मुझे ना दिक्कत सिर्फ सोशल में आ रही थी, मैथ्स और साइंस तो मुझे आता है। तो इस केस में यार तुम ऐसा कर सकते हो कि
एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की कोचिंग लगा लो। अगर तुम्हें लगता है कि यार नहीं मैथ्स जो है मेरा टफ है, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आता मैथ्स, तो तुम मैथ्स की कोचिंग लगा सकते हो। पता है ये क्लास 10th की कोचिंग का जो नाम है वो इतना क्यों चलता है? क्योंकि डर होता है बोर्ड्स का। और मैंने ये लास्ट वीडियो के अंदर भी कहा था कि डर का धंधा सबसे बड़ा धंधा होता है। ठीक, तो ये जो डर है ना कि बोर्ड का साल है, मेरे बच्चे को जो है वो कोचिंग लगानी ही पड़ेगी, वो एक तरीके से सिर्फ एक डर है। होती आपकी नॉर्मल एग्जामिनेशन ही है और होती बहुत आसान है, लेकिन ये डर वाला फैक्टर जो है ये बहुत जेबें भरता है। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है यार कि अगर तुम्हें ये लगता है सबसे पहले तो कि 98% कोचिंग में जाने से मिल जाएंगे, नहीं, जब तक मेहनत नहीं करोगे तब तक नहीं मिलने वाले। दूसरी चीज, अगर तुम्हारा एम है एनटीएससी, अगर तुमने सोच रखा है कि नहीं मुझे एनटीएससी भी क्रैक करनी है, उस केस में तुम एक कोचिंग कंसिडर कर सकती हो, क्योंकि पॉइंट इसकी वहां पर तुम्हें थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा एज पर जाकर पढ़ना पड़ता है। तीसरी चीज, अगर तुम्हें लगता है कि सिर्फ मेरा कोई एक सब्जेक्ट वीक है तो सिर्फ उस एक सब्जेक्ट की तुम कोचिंग लगवा सकते हो। चौथी चीज, अब यार मैं जो बात कर रहा था, टेक्निकली एक ऑफलाइन कोचिंग भी ऑनलाइन है, चार्जेस यार उतने ही हैं। ठीक, तो क्यों ना हम एक बार ऑनलाइन अल्टरनेटिव्स की तरफ देखें। ऑनलाइन आज की डेट में तुम्हें बेस्ट से बेस्ट लेक्चर्स देखने को मिलते हैं, बहुत सारा कंटेंट फ्री में देखने को मिलता है। हमने इतना सारा कंटेंट फ्री में अपलोड कर रखा है। ठीक है, तो एक बार वो देखो। मैं यहाँ पर अगर मैं ऑनलाइन ऑप्शन कंसिडर करता हूँ और अगर अपना स्कूल कंसिडर करता हूँ, तो क्या मुझसे हो पाएगा? ये चीज़ तुम्हारे पास में अभी टाइम है, एक्सपेरिमेंट करने का समय है, उसका इस्तेमाल करो। ठीक है, और इतिहास गवाह रहा है यार कि कोई बहुत सारे बच्चे ऐसे नहीं थे जिनको ऑनलाइन क्लासेस में, इन मीटिंग में या फिर इन जूम के अंदर समझ में आया है। सबने इस ऑनलाइन अल्टरनेटिव का ही इस्तेमाल किया, यूट्यूब का ही इस्तेमाल किया, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का ही इस्तेमाल किया। हालांकि उनके एग्जाम नहीं हुए यार, लेकिन काफी हद तक बच्चों ने प्रिपरेशन यही से की है। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि यार मैं सिर्फ स्कूल जाके ही, मेरे स्कूल जाके बहुत अच्छे परसेंटेज आ रहे हैं, वेल एंड गुड, कोई कोचिंग कोई ट्यूशन ज्वाइन करने की जरूरत नहीं। बहुत सारे बच्चे नहीं करते हैं और फिर भी अच्छे नंबर लेकर आते हैं। ठीक, माय मेन पॉइंट ओवर हियर इज कि यार प्लीज सारे ऑप्शंस देखो। अब एक और चीज मैं बता दूं यार कि ये जो बिल्कुल पैंडेमिक का माहौल है और ये जो यहाँ पर जो मतलब ऐसा है ना कि यार अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डराया जाए ना तो तुम डर के वो चीज खरीद लोगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। बेसिकली यार पढ़ले टेंथीज जो हमारा क्लास 10 के लिए हमने एक चैनल लॉन्च किया था, उस पर जो है आपकी मई के मंथ में बैच स्टार्ट हो रही है क्लास 10 के लिए, जहां पर आपका सारा सिलेबस जो है वो कवर करवाया जाएगा स्क्रैच से। ठीक है, बेसिकली ये चैनल हमने इस बैच के लिए लॉन्च किया था पिछली वाली, ताकि उनका लास्ट टाइम पे प्रिपरेशन हो पाए। और मेरा ये प्लान भी था कि तुम लोग जब क्लास 10 में आओगे ना तो तुम्हारे लिए भी बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लॉन्च किया जाए, बेस्ट से बेस्ट बैचेस जो है वो लॉन्च की जाए। तो ये जो पढ़ले टेंथीज चैनल है हमारा, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर आपके मई के महीने से जो है वो बैचेस चालू होंगी। ठीक है, और भाई साहब तगड़ा कंटेंट रहने वाला है। आपको पता ही है कि पढ़ले में एक सीनियर वाली वाइब होती है, वो फील होती है, ऐसा लगता है कि कोई बड़ा भाई या फिर दोस्त बैठ के हमको समझा रहा है। ठीक है, एक सीनियर होने के नाते मेरा फर्ज बनता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि यार मैं सिर्फ खुद के फायदे के बारे में ना सोचूं, क्योंकि यार जो जवान खून है ना वो यही है। और अगर हम हमारी साइड से कुछ छोटा सा इनिशिएटिव भी नहीं निकाल पाएंगे तो फिर कोई सेंस ही नहीं बनता हमारे यंग होने का। ठीक, तो इसीलिए यार जैसे मैंने क्लास 11 के लिए भी बताया था कि तुम्हें 1 से 1.5 हफ्ते के अंदर देखना, वैसे ही क्लास 10 के लिए भी पढ़ले टेंथीज पर जो है वो नई बैच चालू होने वाली है। हाउ मेनी आवर्स टू स्टडी? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। भैया कितने घंटे हमें पढ़ना चाहिए? देखो यार, अगर मैंने स्टार्टिंग में बात की थी कि कोई 10 घंटे बोल रहा है, नहीं पढ़ना इतना रोज, पहले के 2 दिन पढ़ोगे उसके बाद पढ़ना ही भूल जाओगे, इतना फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। कोई बोल रहा है 5 से 6 घंटे रोज पढ़ना है, दिन रात पढ़ना है, रात रात बार जाग कर पढ़ना है, नहीं पढ़ना है। स्टार्टिंग में तो एटलीस्ट इतना नहीं पढ़ना है। अभी हम 10वीं में आए हैं, हमारा कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा पढ़ के हम नहीं गिराने वाले। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट देखो यार, पूरे साल भर, अभी मैं टाइम टेबल की भी बात करूंगा, पूरे साल भर अगर तुम कंसिस्टेंटली इतना 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 पढ़ रहे हो तो एट द एंड तुम्हारा इतना बड़ा सिलेबस खत्म भी हो जाएगा। सिलेबस खत्म करने के लिए तो आखिरी के 1 महीने में भी हो सकता है और आखिरी के 2 महीने में भी हो सकता है। और ये चीज मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता रहा हूं, होता है ऐसा। ठीक, ऐसा ही होता है और बच्चे यही फॉलो करते हैं। बट अगर हमारे पास में एक एडवांटेज है कि हमारा पूरा टाइम घर पर जाता है, हम ऑनलाइन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके पढ़ सकते हैं, तो हम दिन में 1 से 1.5 घंटा निकाल सकते हैं अपने बिजी जीवन में से। निकालो, आज से मत निकालो, मैं नहीं बोल रहा हूं आज से पढ़ने बैठो, मैं नहीं बोल रहा हूं तुमको कि आज से 4-4 घंटे दो। तुम्हें जब लगता है कि यार आज से वो मेरा दिन है जहां से मुझे पढ़ना चालू करना है, रोज का 1 घंटा दो, 1.5 घंटा दो, एक टॉपिक पढ़ो यूट्यूब पे 15-20 मिनट का लेक्चर देखो, 15-20 मिनट की रीडिंग मारो, 15-20 मिनट में नोट्स बनाओ। ठीक, 1 घंटा 1.5 घंटा दो, लेकिन क्वालिटी वाला दो कि रात को 2 बजे उठा के भी कोई पूछ ले, तुम्हें वो चीज़ याद रहनी चाहिए। अब भैया मेरा क्लास 10 का टाइम टेबल क्या होना चाहिए? देखो यार, मैंने यार बहुत सारे वीडियोस में बात कर रखी है और मैंने हमेशा ये कहा है, और मैंने भी तुम्हें काफ़ी बार कहा है कि तुम एक प्लानर बनाओ, लेकिन मैंने तुम्हें कहा है कि एक प्लानर बनाओ। टाइम टेबल यार कभी भी टाइम बाउंड नहीं बनाना चाहिए ना। व्हाट डज दिस मीन?
टाइम बाउंड का ये मतलब है यार कि मैं 9 बजे उठा, मैंने 10 मिनट में ब्रश कर लिया और उसके बाद में फिर मुझे पढ़ने बैठना है। हर दिन सेम नहीं होता, ठीक। ये एक टाइम बाउंड टाइम टेबल है, आज नहीं तो कल ये टूट जाएगा, और जब ये टाइम टेबल टूट जाएगा तुम्हारा वो टाइम टेबल बनाने का मोटिवेशन भी चले जाएगा, ठीक। टाइम टेबल या फिर प्लानर जो है ना, वो डे बाउंड या फिर वीक बाउंड या फिर मंथ बाउंड होना चाहिए। यानी कि मान लो कि तुमने एक वीकली प्लानर बनाया है, उस वीकली प्लानर में तुमने ये लिख रखा है कि यार इस पूरे वीक के अंदर ना मुझे कुछ नहीं करना, मुझे ये 2 चैप्टर्स केमिस्ट्री के खत्म करने हैं। अब यार तुम पर डिपेंड करता है कि इन 7 दिनों में तुमको इन 2 चैप्टर्स को कैसे पढ़ना है। किसी ने तुम्हें ये नहीं बोला कि तुझे शाम को 5 से 7 ही पढ़ना है। भाई तुम्हें अगर लगता है तुम सुबह अच्छा पढ़ सकते हो, सुबह अच्छा पढ़ लो, शाम को लगता है शाम को अच्छा पढ़ लो, रात को लगता है रात को अच्छा पढ़ लो। लेकिन यार एक वीकली प्लानर बनाओ। वीकली प्लानर्स फॉलो होते हैं, क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास में एक टारगेट है यार, 2 चैप्टर्स फिनिश करने हैं 7 दिनों में, ठीक है। मुझे पता है कि यार 7 दिनों में यार डिवाइड कर दो कि आज ये टॉपिक, कल ये टॉपिक, ये चैप्टर खत्म, इसके क्वेश्चंस, चैप्टर खत्म 3 दिन में, ठीक है। मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं, फिर अगला चैप्टर 3 दिन में खत्म, आखिरी के 1 दिन में दोनों का रिवीजन, खत्म बात, ठीक। तुमने क्या कोई टाइम टेबल बनाया? डेली टाइम टेबल नहीं बनाया, लेकिन उससे ज्यादा प्रोडक्टिवली तुमने काम कर लिया इस पूरे हफ्ते के अंदर। तो ये हो गया आपका एक वीक बाउंड टाइम टेबल। और वीक बाउंड टाइम टेबल जब आप बनाते हो ना, तो आपका सिमिलरली एक मंथ बाउंड टाइम टेबल भी बन जाता है। यानी कि अब तुमने सोच रखा है कि इस पूरे महीने में मुझे साइंस खत्म करना है, मान लो, है ना, ऐसा होता नहीं है, साइंस खत्म करना है। तो तुम क्या सोचोगे, तुम क्या प्लान करोगे यार, इस वीक में केमिस्ट्री, इस वीक में फिजिक्स, इस वीक में बायो, और फिर रिवीजन सबका। एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसा करना मत, ठीक है, 1 महीने में खत्म मत कर देना। तो पहले तुमने क्या किया, डेली प्लान किया, है ना, एक डेली प्लान किया कि यार आज की डेट में मुझे ये करना है। अब इसमें तुम्हारा समय कहीं नहीं आ रहा, तुम्हें को शाम को करना है, रात को करना है, सुबह करना है, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इससे तुम्हारा बन गया एक वीकली प्लान, फिर बन गया तुम्हारा एक मंथली प्लान, और इस तरीके से आप एक प्रोडक्टिव व्यक्ति कहलाओगे, ठीक है। तो आई होप कि ये सारे जो पॉइंट्स हैं वो आपको हेल्प किए होंगे, ठीक। इसी के साथ साथ यार कुछ आपको नीचे पॉइंट्स मिल जाएंगे कमेंट सेक्शन में, जो कि आपकी 11वीं की जो बैच है, जो बच्चे अभी 11वीं में गए हैं, ठीक है, वो आपको बता रहे हैं। बाकी इस पूरे साल में हमने ये चीज़ सीखी है यार कि आपके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, और ये जो पूरी क्लास 10 वाली बैच है ना, ये बता सकती है तुमको, जो अभी 11 में गई है, कि यार उनको रिसोर्सेज की कभी कमी नहीं पड़ी। इनफैक्ट यार बच्चों को ऑफलाइन से ज़्यादा ऑनलाइन में ज़्यादा अच्छे रिसोर्सेज देखने को मिले थे पिछले साल, ठीक। तो वही है कि हम कितना इस्तेमाल करते हैं हमारी बुद्धि का और इस इंटरनेट का सही तरीके से। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे यार। और इसी के साथ साथ ये वीडियो जो समाप्त करते हैं, आपके लिए ऐसे बहुत सारे वीडियोस आ रहे होंगे, ठीक है, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं समझना है कि भैया अब हमारा क्या होगा, आप तो सिर्फ क्लास 11 पर ध्यान दोगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने तुम्हें कह रखा है, तुम ऐसा मत सोचना है कि भैया क्लास 10 के लिए क्या, अब तो कुछ भी नहीं है, अब आप क्लास 11 पर ध्यान दोगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। क्लास 11 पर भी उतना ही ध्यान दिया जाएगा, क्लास 10 पर भी उतना ही दिया जाएगा, और क्लास 9 पर भी उतना ही दिया जाएगा, वादा है तुम लोगों से, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे यार। चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो लाल बटन है, तुमको पता है, कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब, ठीक। आई होप कि आप सब लोग सेफ होंगे। जय हिंद, वंदे मातरम, एंजॉय करो। वील मीट द नेक्स्ट वन, टिल देन गुड बाय।